हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहाँ पर रीमान इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि रीमान इंटीग्रल में मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, है ना। बहुत मतलब सबसे पहली वीडियो देखोगे तो इस कोर्स की जो हम आईआईटी जैम के लिए कर रहे हैं, सबसे पहली वीडियो आईआईटी रीमान इंटीग्रल पे थी। तो रीमान इंटीग्रल अगर तुमने टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए तो पहले वो वाली वीडियो देखना यार। बहुत ही इन डेप्थ जाके बहुत ही मजेदार तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की है और वहां से जाके पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। ऐसा नहीं है वहां पे मैंने क्वेश्चन नहीं कराए, क्वेश्चन भी कराए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं। पहले अगर तुमने वो चीजें देखी हुई हैं तो स्टार्ट करते अपना सेशन। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं और क्वेश्चंस को देखते ही कैसे बता देंगे कि रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक आज तुम्हें बताने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक टॉपिक है रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, अगर कभी भी कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो क्या हम उससे कह सकते हैं कि वो बाउंडेड होगा? क्या हम कह सकते हैं रीमान इंटीग्रेबल बाउंडेड होगा? हां, लेकिन क्या बाउंडेडनेस रीमान इंटीग्रेबल बताती है? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे मैंने एरो बना रखा है ना, वो एरो को हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी लिख रखा है। ये जो फंक्शन है ना, ये हमारे पास बाउंडेड है -1 1। क्या है रीमान इंटीग्रेबल होता? नहीं, इसे डिरिचले फंक्शन कहते हैं। मैंने वो जो वीडियो तुम्हें रेफर कर रहा हूं वहां वीडियो में सिखाया भी है कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता ये फंक्शन, और ये तो अपने दिमाग में बसा लो। यही एग्जांपल सबसे ज्यादा मेन है रीमान इंटीग्रेबल का। रीमान इंटीग्रेशन में सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल एग्जांपल अगर तुम मुझसे पूछो, हेरिटेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में मैंने बताया क्या रीमान इंटीग्रेबल मोनोटोनिसिटी के बारे में बताता? बिल्कुल भी नहीं। क्या जरूरी है कोई फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो वो मोनोटोनिक भी होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जरूरी नहीं है। लेकिन मोनोटोनिसिटी प्लस में अगर उस पर काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज हैं, अब इस पे ना मैं स्टार बना देता हूं क्योंकि आज जो शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं वो यहीं से आएगी। हमें देखना होगा कोई भी फंक्शन दिया होगा उसमें क्या काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज हैं। क्या डिसकंटिन्यूटीज को मैं पता कर सकता हूं इतनी डिसकंटिन्यूटीज आने वाली, क्या काउंटेबल है वो? अगर वो काउंटेबल हुई तो हम क्या कहेंगे? वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, मतलब मोनोटोनिक होना चाहिए और काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाने वाला है, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन ऑपोजिट ट्रू नहीं होने वाला है कि अगर रीमान इंटीग्रेबल हो तो मोनोटोनिक भी। भैया आप कैसे कह सकते हो? ये रहा एग्जांपल। ये हमारे पास मोनोटोनिक थोड़ी होता है फंक्शन, लेकिन ये ना हमारे पास फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, समझ आया ना तक? पक्का ना? फिर ठीक है, यहां पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे को रीमान इंटीग्रेबल क्या कंटिन्यूटी बताता है? बिल्कुल भी नहीं। अरे मैंने अभी तो बताया कि अगर काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज भी होंगे ना तब भी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते थे, डिफरेंशिएबिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो तो इंटीग्रेशन कैसे एग्जिस्ट करती है? ये बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं दिमाग में, उसके लिए मैंने तुम्हें रेफर किया है वो वीडियो। वहां पे मैंने बहुत डीप जाकर तुम्हें समझा रखा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मेनली समझाने के लिए। क्या इंटीग्रेशन हमेशा हो सकती है? क्या इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व? क्या अगर किसी फंक्शन का हम एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं, बताना इसका ग्राफ ड्रॉ करके, नहीं भैया इसका एरिया तो नहीं निकाल पाएंगे, फिलहाल के लिए ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, तो फिर इसका मतलब रीमान इंटीग्रेबल ही नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती। क्या भाई इंटीग्रेबल फंक्शन ही नहीं है? तो जरूरी नहीं है जिन फंक्शंस का हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते वो इंटीग्रेबल ही नहीं है। इसी पे ही वर्क किया था रीमान ने। जो रीमान थे उन्होंने यही वर्क किया था कि जिस फंक्शन का मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकता क्या उसका मतलब है कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल ही नहीं है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी तो इंप्लाई करती है कि रीमान इंटीग्रेशन, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल होगा, मान लिया वो होगा, लेकिन ऑपोजिट ट्रू नहीं होता। ऐसे ही यहां पे मैंने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का भी बताया। तुम्हें पता है हर फंक्शन अगर मान लो रीमान इंटीग्रेबल है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा? जरूरी नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक ग्लोबल प्रॉपर्टी और कॉन्टिन्यूटी एक लोकल प्रॉपर्टी। मतलब कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक करते हैं और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम एक इंटरवल पे चेक करते हैं। इस पे भी वीडियो बना रखी है मैंने, अगर तुम वन शॉट लेक्चर देखोगे तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे मैंने बता रखा है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब तुम किसी इंटरवल पे चेक करना चाह रहे हो कि इस इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो फिर भैया ये क्या होती है कॉन्टिन्यूटी? ये तो एक पॉइंट पे चेक करते हैं, किसी पॉइंट पे चेक करते हैं कि पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। समझ पा रहे हो? तो रीमान इंटीग्रेबल मतलब ये दोनों इंप्लाई करते हैं रीमान इंटीग्रेबल है बट ऑपोजिट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास सेम अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आ जाएगी। क्या रीमान इंटीग्रेबल डिफरेंशिएबिलिटी को मतलब रीमान इंटीग्रेबल होगा तो क्या डिफरेंशिएबल होगा?
जरूरी नहीं है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज भी आ गई तब भी हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई करती है कि रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स, अब यहां पे मैं लास्ट पॉइंट एक ऐड करना चाहूंगा जो मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूं कि इफ अ फंक्शन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, फाइनाइट number of discontinuities, then the function is Riemann integrable। मतलब अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हुई तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, आज का बस हमारा यही है एक गोल। तो हम क्या करेंगे, एक सेट ले लेंगे S, आज S नहीं R हमारे नाम से। अब यहां पे अगर तो ये R सेट के बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आ गई, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आ गई तो इसका मतलब रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेट इनफाइनाइट हुआ, मतलब अनकाउंटेबल हुआ, अगर काउंटेबल आएंगी तो रीमान इंटीग्रेबल है, अगर अनकाउंटेबल आ गई तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। जैसे ये, इसमें बताना कितनी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। भैया यहां तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, मतलब यहां तो अनकाउंटेबल टाइम्स है क्योंकि इररेशनल आ गए, है ना। बताना एक के मतलब रैशनल और इरेशनल, अगर तुम इसको सॉल्व भी करके देखना चाहोगे ना, मैं अभी तुम्हें इसका प्रूफ भी दिखाता हूं, छोटा सा ही प्रूफ है। मेरे को सिर्फ अपर रीमान इंटीग्रेबल और लोअर रीमान इंटीग्रेशन दोनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक का आंसर आएगा b माइनस और एक का आ जाएगा a माइनस बी, अगर मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट a और b ले लूं तो। सो एक काम करते हैं, यहां पर इस छोटा सा क्वेश्चन है, इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं डिरिचले क्वेश्चन का, डिरिचले फंक्शन का। तो एक छोटा सा प्रूफ है तभी करा रहा हूं, वरना मैं तुम्हें पता है स्किप करा देता इस वीडियो में। तो यहां पे हमारे पास सिंपल क्या है, एक इसका पार्टीशन कर दो, मतलब ये जो भी इंटरवल दिया ना इसको n पार्ट्स में ब्रेक कर दो, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारे पास x0 0 होगा, फिर x1 अप टू सोन xn माइनस 1 जो होगा उसे लास्ट 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, यहां से मैं एक छोटा सा इंटरवल कंसीडर कर लेता हूं, लेट अस से xn माइनस xi माइनस 1 और xi। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें निकालना होता है mi। अच्छा, ये मैं बहुत चीजें जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम पढ़ के आए हो रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम वेयर x लाइज बिटवीन i माइनस 1 टू xi। ठीक है, f ऑफ x सुप्रीमम कितनी वैल्यू आ जाएगी सुप्रीमम पे, इन दोनों में भैया बड़े वाली वैल्यू देखनी है, मैं बड़े वाली तो 1 ही है तो यहां पे आ जाएगा 1। और अगर हमें स्मॉल वाली वैल्यू देखनी है तो हमारे पास आ जाएगा इनफीमम xi माइनस 1 लाइज बिटवीन xi ऑफ fx मुझे यहां लिखना चाहिए fx विच इज माइनस 1। यहां तक समझ आ गया। अब हमें पता है अपर रीमान सम निकालने के लिए समेशन कैपिटल mi डेल्टा xi होता है ना। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा समेशन 1 इंटू डेल्टा xi। ठीक है, विच इज समेशन डेल्टा xi। और मेरे ख्याल से तुम्हें दिख ही रहा होगा इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। डेल्टा xi मतलब इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ 1 दिख रही है हमें ना, मतलब छोटी छोटी विड्थ को सारों को ऐड कर दो। मतलब ये ऐसे करोगे ना, x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस, ऐसा लिखना है ना यार, x1 माइनस x0, फिर दूसरे में लिखोगे x2 माइनस x1 अप टू सोन, ऐसे करते करते लास्ट में लिखोगे xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2। देखो कैंसिल हो जाएंगी चीजें, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, अगले से सारे कैंसिल होते रहेंगे तो मेरे ख्याल से बचेगा xn माइनस 1 माइनस x0 विच इज 1 माइनस 0। अरे xn माइनस 1 था और ये हमारे पास 0 है विच इज 1, इसलिए मैंने यहां 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे लोअर रीमान सम देखो क्या बनेगा, समेशन स्मॉल mi डेल्टा xi इज इक्वल टू समेशन माइनस 1, अरे स्मॉल mi यही तो आया था, इंटू डेल्टा xi। माइनस 1 को बाहर निकालोगे बचेगा माइनस समेशन डेल्टा xi, और समेशन डेल्टा xi क्या आ रहा है 1, तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस का 1। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम्हें पता है अगर तुम्हें अपर रीमान सम निकालना है fx dx, है ना, तो सिंपल क्या आ जाएगा, इसका तुम्हें सुप्रीमम कहां गया, ये u है, तो u तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, ये आ रहा है u 1, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, तो ये हमारे पास बन गया 1। और लोअर रीमान सम अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 1। दे बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। और ये इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है, समझ आ गया। अब थोड़ा सा मैं यहां पे बताना चाहूंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि बताओ इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। भैया इसमें तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं। अरे 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल इरैशनल पॉइंट्स होते हैं, और कितने रैशनल इरैशनल, इनफाइनाइटली मैनी। तो यहां पे अनकाउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज हैं। किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होगी बताओगे?
बता पाओगे? नहीं भैया हम बता ही नहीं पाएंगे। तो आज के बाद ना हम एक रूल बना लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं कि जब भी हमारे पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होने वाला है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स पे चलेगा। सो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और इन्हीं 4 क्वेश्चन से समराइज कर देने वाला सारा रीमान इंटीग्रेबल हम। यहां पे हमें सीखने वाली बात क्या, चारों देखने में डिरिचले फंक्शन जैसे ही लग रहे होंगे, बट ध्यान से डिरिचले फंक्शन तो रीमान इंटीग्रेबल होता ही नहीं। जैसे पहला देखो, क्या पहला क्वेश्चन हम देखते ही कर सकते हैं क्या एग्जाम में? एमसीक्यू वाला एग्जाम में हमने कौन सा सब्जेक्टिव पेपर देना है ना, तुम कौन सा प्योर मैथमेटिक्स का सीएमआई का पेपर देने जा रहे हो? चलो उस बात को छोड़ो। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी? भैया देयर आर इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अरे ऐसे कितने यहां पे रैशनल और इरेशनल एग्जिस्ट करने वाले हैं जिसमें ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होंगी? भैया देयर आर इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स, है ना। तो इसका मतलब देयर आर, क्योंकि यहां पे बहुत सारी अनकाउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज आ गई हैं, इसका मतलब नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अगर तुम इसका लोअर रीमान सम निकालते ना, fx dx करते, तो लोअर रीमान सम हमारे पास आता q नहीं p, क्योंकि p छोटा है तो ये आता p b माइनस a। और अगर तुम अपर रीमान सम निकालते ना तो ये हमारे पास आता fx dx इज इक्वल टू q b माइनस a एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि p और q हमारे पास इक्वल नहीं है। तो ये तो हमारे पास आ गया। ये वाला फंक्शन तुमने सुना भी होगा, दिस इज कॉल्ड पॉपकॉर्न फंक्शन, सुना होगा ना। हाँ, तो ये फंक्शन, अब ये तो हमारे पास यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। ये फंक्शन दिमाग में रख लेना। कभी तुमसे कोई पूछे ऐसा फंक्शन बताओ जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है लेकिन रीमान इंटीग्रेबल है, ये रहा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने इससे पहले भी तुम्हें ये वाला दिखाया था। इसमें हमें क्या याद रखना है, दिस इज रीमान इंटीग्रेबल। और अगर तुम इसका अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम निकालोगे तो वो 0 को इक्वल आएगा। इसका प्रूफ देखना तो वो लास्ट वाली वीडियो में मैंने करा रखा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कराने वाला हूं। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिसपे दोनों इक्वल हो जाए? मतलब यहां पे कितनी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होने वाली हैं? भैया देयर आर अगेन इनफिनिटली, मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब दिस इज अगेन नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अगर तुम लोअर सम निकालोगे तो लोअर सम fx dx हमारे पास आएगा। लोअर सम में ये लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि छोटा दिख रहा है ना। ये हमारे पास आ जाएगा, मान लेते हैं कुछ हमें 0 से 1 इंटरवल दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 में माइनस एक्स की क्या होती है, माइनस एक्स क्यूब है ना, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और इंटरवल 0 से 1 तक। तो मेरे ख्याल से आंसर -1/3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना। ऐसे अगर तुम अपर रीमान, मतलब अपर रीमान इंटीग्रेशन निकालने वाले हो fx dx की, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा +1/3, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं हुआ। ठीक है, मान लिया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे अगर तुम sin x इज इक्वल टू cos x रख के देखना चाहो कि कितने नंबर हैं, कितने पॉइंट्स हैं जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो तुम्हें पता लगेगा दीज आर काउंटेबल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटीज। ध्यान रखना, मैंने कॉन्टिन्यूटीज लिखा है। अगर तुम अनकाउंटेबल में से काउंटेबल हटा दो, अनकाउंटेबल, ये ना मैंने तुम्हें पॉइंट सेट टोपोलॉजी में बताया था। अब जिसको दिक्कत आ रही, मतलब वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी नहीं करके आया। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में 10 लेक्चर है, नहीं देखने, लास्ट वाला 1 शॉट देख लो, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, या रिवीजन सीरीज में भी मैंने बताई था। अनकाउंटेबल में से काउंटेबल माइनस कर दो तो क्या बचता है हमारे पास, अनकाउंटेबल ही बचता है। इसका मतलब अगर तुम काउंटेबल पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटीज निकाल भी दो तब भी हमारे पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ही बचती हैं। इसका मतलब अगेन दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, अगर इसका तुम ग्राफ भी बनाते तो ऐसा आता है ना, कॉस का नीचे की साइड आता है और साइन का ऊपर की साइड आता है ना। मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूं। सो अगर तुम यहां पर देखो तो ऊपर हमारे पास आएगा, अगर मुझे अपर रीमान सम निकालना है, अपर रीमान सम fx dx, अपर रीमान सम fx dx अगर हमें निकालना है तो ये हमारे पास 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर फंक्शन है cos का, तो मेरे पास ब्रेक ऐसे होगा 0 से π/4 cos x dx, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा π/4 से लेके 1 तक, क्योंकि ये इंटरवल दे रखा है, और sin x। यहीं पे तो चेंज होगा ना यार फंक्शन, π/4 पे, π/4 पे तो चेंज होता है। यहां तक समझ आ गया? इसका निकाल के देखना आंसर क्या आ रहा है। और अगर तुम लोअर रीमान सम निकालो तो fx dx ये बनेगा, अब लोअर वाला पार्ट लेना है तो sin x dx, इसमें लोअर वाला साइन है
और इसमें लोअर वाला कोस है, ठीक है। आगे जाओगे मतलब इससे पीछे वाले में साइन है, आगे वाले में लोअर कौन है, कोस है। तो ये हमारे पास साइन एक्स dx 0 से π/4 और π/4 से लेके 1 cos x dx, ठीक है। वैल्यू निकाल के देख ही लेते हैं एक बार। इसकी अगर मैं निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन, है ना, माइनस सॉरी साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/√2, चाहे तो चेक भी करके देख लेना, ठीक है। और उसका करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस, और कॉस में अपर लिमिट डालेंगे cos 1 माइनस cos 45, देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका निकालूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का cos 0 से लेके π/4, और अगर तुम यहां पे देखोगे तो साइन π/4 से 1। अब तुम्हें साफ ही पता लग रहा है यहां पे साइन 1 आ जाएगा और यहां पे cos 1 है, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब है ये भी रीमान इंटीग्रेबल हमारे पास नहीं होने वाला है, और यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो ये छोटा सा ही लेक्चर था, मैंने जितनी स्पीड में करा सकता था करा दिया, क्योंकि एग्जाम हमारे सिर पे ही पड़े हुए हैं, बिल्कुल आने वाले एग्जाम। सो आई होप कि तुम्हें समझ आ रही हो चीजें, और फुल एंड टेस्ट भी हम टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और आई होप कि चीजें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो रीमान इंटीग्रेबल में। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है उसका भी लेक्चर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला लिंक उसी का ही मिलेगा। और आई होप कि मजा किया आज के लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।